हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 6 और अध्याय का नाम है वंशागति का आणविक आधार, यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, आज मैं आपके लिए अध्याय 6 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने लेसन 1 से लेकर के और लेसन 5 तक का वीडियो बना दिया है, और उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जा करके आप उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी और समझ दोनों ही बेहतर हो सके। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, 5वें चैप्टर में, उसमें हमने मेंडल के प्रयोगों को पढ़ा था। कैसे उन्होंने ये सर्च किया कि जो हमारे वंशागति को जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं उनको एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में ले जाने के लिए जो फैक्टर होते हैं वो जीवाणु होते हैं, और वास्तव में उन्हीं फैक्टरों को बाद में जीन कहा गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था। और पिछले चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था कि मनुष्य में टोटल 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, यानी टोटल, ये अगर हम इसे सिंगल कहें तो 46। इसे मैं और थोड़ा नीचे लिखता हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा हो। तो मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और 23 जोड़े का मतलब कितने हो गए? 46, यानी टोटल क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, जो जोड़े में होते हैं। और जोड़े में होते हैं तो क्या होता है? 23 जोड़े हो जाते हैं। और इसमें यह भी पढ़ा था कि 23 जोड़े में से जो 21 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं वो अलिंक क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और बाकी जो यहाँ पे 22 जोड़े होते हैं वो अलिंक क्रोमोसोम होते हैं। और जो 23वां जोड़ा होता है, कौन? 23वां जोड़ा वो लिंक क्रोमोसोम होता है, और यह एक्स तथा वाई के रूप में एक्सिस्ट करता है। नर में एक्स वाई रहता है, जबकि मादा में केवल एक्स और एक्स रहता है। यहाँ तक आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। इसमें हम लोग जानेंगे कि वास्तव में जो क्रोमोसोम है उनकी संरचना कैसे है, कैसे क्रोमोसोम का निर्माण हुआ है, फिर जीन क्या होते हैं। हमने तो पिछले चैप्टर में केवल पढ़ा था कि जीन ही क्या होते हैं? अनुवांशिक फैक्टर होते हैं, मतलब अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते हैं। लेकिन जीन की संरचना कैसी होती है, जीन कहाँ पे स्थित होते हैं, और जो गुणसूत्र कैसे बनता है, डीएनए की संरचना कैसी होती है, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें मैं आपको बताऊंगा अनुलेखन बताऊंगा, फिर ट्रांसलेशन बताऊंगा, यानी डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, डीएनए के द्विगुणन कैसे होता है, डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, फिर मैं आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मानव जीनोम परियोजना, ये सभी बताऊंगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और समझने वाला है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आप पहले वीडियो से इसको देखिएगा, इस चैप्टर को देखिएगा, तो आपको बिल्कुल सारा कुछ समझ में आएगा और आप अच्छे से समझ जाएंगे कि जो डीएनए की संरचना होती है वो कैसी होती है। ठीक है, और फिर डीएनए पे जीन कैसे रहते हैं, उनकी संरचना कैसे होती है। अगर आपने पिछला वाला यानी लेसन 5 का वीडियो देखा होगा तो और अच्छा है, नहीं देखा होगा तो मैं कहूँगा आप एक बार उसे देख लीजिएगा। नहीं तो अगर यहाँ से भी आप देखते हैं तो कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि आपको बस इतना याद रखना है कि डीएनए में हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं कोशिका के अंदर, वो कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, और वो 46 की संख्या में होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम 23 जोड़े में होते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो क्रोमोसोम होता है वो कोशिका का महत्वपूर्ण भाग है। क्या है? कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्या है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को हम लोग गुणसूत्र भी कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, गुणसूत्र भी कहते हैं। दूसरी चीज बात है कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते कहाँ पे? तो देखिए, मान लीजिए कि मानव की कोशिका है, कोशिका के अंदर ये कोशिका है ये, और इसके अंदर ये केंद्रक है। तो केंद्रक के अंदर ही हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोम पाए जाते हैं। किसके अंदर? केंद्रक के अंदर। ठीक है, और केंद्रक को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इसलिए इस न्यूक्लियस के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल। देखिए, न्यूक्लियस के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल। अब समझिए, न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है उसलिए न्यूक्लिक कहते हैं, और जो पदार्थ पाया जाता है ये केंद्रक के अंदर, वो वास्तव में उसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। फिर से समझिए ध्यान से इस बात को। जो न्यूक्लियस के अंदर पदार्थ पाया जाता है
उसकी प्रकृति अम्लीय होती है, और चूंकि वह न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है उसलिए हम लोग उसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल कितने तरह के होते हैं? तो प्राणियों में न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कौन? या तो डीएनए या फिर डीएनए या आरएनए। ठीक है, डीएनए या आरएनए। अब समझिए, जो डीएनए है या फिर आरएनए है यही अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए या आरएनए अनुवांशिक पदार्थ है। 90% जीवों में, या 99% कह लीजिए, 99% जीवों में जो डीएनए होता है यह अनुवांशिक पदार्थ होता है। अनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? डीएनए, मतलब मैक्सिमम जीवों में। ठीक है, और कुछ 1% मान लीजिए, यानी कुछ ऐसे वायरस हैं जिसमें बहुत सूक्ष्म जीव हैं, जो वायरस हैं उनमें आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। अब किस वायरस में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी आप ऊपर से इस सब चीज़ों को समझ जाइए, उसके बाद हम लोग डिटेल में चलेंगे। तो फिलहाल आपको जान लेना है कि अधिकांश जीवों में डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। अच्छा, अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? यानी अनुवांशिक पदार्थ आप किस चीज़ को कहिएगा? तो हम लोग अनुवांशिक पदार्थ उसे कहेंगे जो अनुवांशिक सूचनाओं को या फिर अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर के जाता हो। ठीक है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर के जाता। तो वास्तव में जो डीएनए है यही अनुवांशिक सूचनाओं यानी अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाता है, इसलिए डीएनए को ही हम लोग अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। आरएनए भी होता है कुछ केस में। ठीक है, इतना क्लियर जान गया? चलिए अब आगे जान लेते हैं। देखिए, जब मेंडल ने अपना प्रयोग किया था उसके लगभग 100 वर्ष बाद हमें डीएनए के बारे में पता चला, और एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मेशर। ठीक है, और फ्रेडरिक मेशर। कौन से साइंटिस्ट थे? फ्रेडरिक मेशर, जिन्होंने मवाद की कोशिकाओं में, ध्यान रखिएगा, मवाद की कोशिकाओं में सबसे पहले डीएनए को देखा और उसको अलग किया। ठीक है, डीएनए को देखा और उसको विलगित किया, यानी उसको अलग किया, और उस समय उन्होंने डीएनए को सबसे पहले न्यूक्लिन कहा। ठीक है, न्यूक्लिन कहा। डीएनए को उन्होंने क्या कहा था? पहले न्यूक्लिन कहा था। इंग्लिश में ऐसे होगा न्यूक्लिन। ठीक है, न्यूक्लिन कहा था। किसने? फ्रेडरिक मेशर थे, जिन्होंने सबसे पहले मवाद की कोशिकाओं में, मवाद समझते होंगे, जो घाव अगर पे जख्म पे हो जाता है सफेद सफेद कलर का, वही मवाद है। तो मवाद के अंदर उन्होंने सबसे पहले डीएनए को देखा, जिससे उन्होंने न्यूक्लिन कहा। ठीक है, तो सबसे पहले किसने देखा था? फ्रेडरिक मेशर ने देखा था, और उसको क्या कहा था? न्यूक्लिन कहा था। चलिए थोड़ा सा मैं आपको क्विक रिवीजन भी करा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ समझना शुरू कीजिए, ये क्या है? एक मानव की कोशिका है। कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक। ये कौन से पदार्थ होंगे? ये केंद्रक होगा। केंद्रक में होते हैं गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मैंने आपको बता ही दिया है, 46, जो 23 जोड़े में रहते हैं। ठीक है, 46 होते हैं जो 23 जोड़े में होते हैं। अब यहाँ पे मैं गुणसूत्र को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। आप अगर इस गुणसूत्र को जूम करके देखिएगा, इस गुणसूत्र को और खींचिएगा, मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से और ध्यान से उसको देखें जूम करके, तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या? डीएनए। ठीक है, डीएनए क्या मिलेगा? डीएनए। और डीएनए किस चीज़ से मिलकर के बना होता है? देखिए, डीएनए किस चीज़ से मिलकर के बना होगा? तो डीएनए मिलकर के बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीएनए मिलकर के बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। और इस डीएनए को ही अगर बड़ा करें तो डीएनए बहुत सारे क्रम होते हैं। मतलब डीएनए किससे मिलकर बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड से? तो अलग अलग जीवों में पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, और डीएनए उतना ही लंबा होगा। अब देखिए, डीएनए छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। छोटा कब होगा? जब पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की संख्या कम होगी तो डीएनए छोटा हो जाता है, और जब पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तब डीएनए बड़ा होता है। यानी डीएनए का भी साइज अलग अलग हो सकता है, और ये प्रत्येक जीवों में इनकी संख्या अलग अलग होती है। जैसे कुछ जीवों की बात करें तो लैम्ब्डा नाम का जीवाणु भोजी होता है, लैम्ब्डा। ठीक है, तो लैम्ब्डा नाम का जीवाणु भोजी होता है जिसमें 58,502 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे ही ई कोलाई में देखिएगा, ई कोलाई
ई कोलाई, तो ई कोलाई में 4.6 4.6 गुने 10 के पावर 6 पॉलीन्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। या फिर यहाँ पे आप क्षार युग्मक भी कह सकते हैं, क्षार युग्म। आगे आप समझिएगा क्षार युग्म क्या होते हैं, क्योंकि जितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं उतने ही क्षार युग्म भी होते हैं। अगर हम मानव की बात करें तो मानव में 3.3 गुने 10 के पावर 9 नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजनस बेस जिसे हम लोग कहते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, कितने 3.3 गुने 10 के पावर 9 नाइट्रोजनी बेस, हिंदी में लिखना होगा तो आप लिखिएगा इसे नाइट्रोजनी बेस या फिर नाइट्रोजनी बेस या नाइट्रोजनी क्षार भी आप कह सकते हैं इसे, नाइट्रोजनी क्षार या फिर कहेंगे नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो मानव में कितने पाए जाते हैं 3.3 गुने 10 के पावर 9। ये अगुणित में, यानी अगुणित में, ठीक है, अगुणित। ये क्या होता है अगुणित द्विगुणित, आगे आपको पता चल जाएगा। फिलहाल यानी कि अगुणित में इतने होते हैं 3.3 गुने 10 के पावर 6। चलिए थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ। वास्तव में जो डीएनए होता है, डीएनए की द्विलरीय संरचना होती है, मतलब वो उसमें 2 धागे होते हैं, 2 स्ट्रैंड होते हैं। तो एक स्ट्रैंड में क्षार युग्मों की संख्या कितनी होती है, यानी अगुणित का मतलब क्या है, एक स्ट्रैंड में संख्या होती है 3.3 गुने 10 के पावर 9। दोनों को मिलाकर क्या होगा, इसमें बस 2 से गुना कर दीजिएगा तो दोनों का मिला करके निकल जाएगा। तो ये कुछ डाटा है जिसे आपको याद रखना है कि लैम्डा में पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की संख्या कितनी होती है, तो 58,502। ई कोलाई में 4.6 गुने 10 के पावर 6 और मानव में 3.3 गुने 10 के पावर 9 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। और मैंने आपको बताया ही जितने ज़्यादा ये पाए जाएंगे उतना ही लंबा डीएनए का आकार होगा, यानी उतना ही लंबा डीएनए होगा। चलिए अब थोड़ा सा डीएनए के बारे में और डिटेल में जानते हैं कि डीएनए आरएनए क्या होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में मैं थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। पहले इसको मिटा लेता हूँ उसके बाद। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बना लिया है और इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि कैसे डीएनए की संरचना होती है, कैसे बनता है, आपको सभी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ गुणसूत्र के बारे में कि मनुष्य के कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है। तो गुणसूत्र किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, गुणसूत्र मिलकर के बने होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन से। अब यहाँ आपको नाम से ही पता है न्यूक्लियोप्रोटीन यानी न्यूक्लियस, ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन किस चीज़ से मिलकर के बना होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन मिलकर के बना होता है न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन से। ठीक है, प्रोटीन को हम लोग उधर छोड़ देते हैं, प्रोटीन के बारे में बाद में पढ़ना है और प्रोटीन वास्तव में हिस्टोन का बना होता है तो ये बाद में जानेंगे। फिलहाल जानते हैं न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। तो यहाँ से याद रखते चलिएगा गुणसूत्र मिलकर के बना है किससे, न्यूक्लियोप्रोटीन से। और न्यूक्लियोप्रोटीन किससे मिलकर के बनता है, तो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर के बनता है। प्रोटीन को हमें छोड़ देना है क्योंकि प्रोटीन ऐसे हिस्टोन से मिलकर के बना होता है, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी जानते हैं न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। न्यूक्लिक अम्ल भी 2 तरह से होता है। कौन कौन किस फॉर्म में होता है, या तो डीएनए के रूप में होगा या फिर आरएनए के रूप में होगा। ठीक है, डीएनए ध्यान रखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल 2 रूप में हो सकता है, डीएनए के रूप में या फिर आरएनए के रूप में। ठीक है, डीएनए का मतलब है यहाँ पे डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का मतलब है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, हम अभी आरएनए को छोड़ते हैं, थोड़ा देर बाद उसको बताएंगे आपको। डीएनए के बारे में जानते हैं। डीएनए किससे मिलकर बना होता है, तो डीएनए शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजनी क्षार 3 अवयवों से मिलकर के बना होता है। किससे किससे, शर्करा यानी शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनी क्षार जिसे हम लोग नाइट्रोजनस बेस भी कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए इन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। शर्करा याद कर लीजिए साथ में, डीएनए किससे मिलकर बना होता है, शर्करा, फॉस्फेट, नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजनी बेस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो शर्करा होता है वहाँ यहाँ पे वास्तव में जो शर्करा होता है वो डिऑक्सी राइबो शर्करा होता है। ठीक है, डिऑक्सी राइबो शर्करा होता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, जो शर्करा होता है वो क्या होता है, डिऑक्सी राइबो शर्करा होता है, इसलिए यहाँ इसके फुल फॉर्म में डिऑक्सी राइबो आता है। ठीक है, दूसरा चीज़ फॉस्फेट है और तीसरा नाइट्रोजनी क्षार है। अब देखिए नाइट्रोजनी क्षार भी 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन, प्यूरिन और पायरिमिडिन। ठीक है, नाइट्रोजनी क्षार कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। देखिए फिर यहाँ पे प्यूरिन पे ध्यान दीजिए, प्यूरिन भी 2 तरह का होता है, एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन। जबकि पायरिमिडिन वह भी 2 तरह का होता है, थायमिन और साइटोसिन। ध्यान रखिएगा, जो ये पायरिमिडिन होता है ये डीएनए में 2 तरह का होता है, थायमिन और साइटोसिन। अब थोड़ा सा आरएनए में जान लेते हैं। आरएनए का संरचना देखिएगा तो सेम डीएनए जैसा होता है,
यानी आरएनए में भी ये सब चीज़ सेम होगा, सारा कुछ सेम होगा। अंतर कहाँ पे होता है? तो दो चीज़ों में होता है। यहाँ पे जो डिऑक्सीराइबोस है, शर्करा जो होता है वो डिऑक्सीराइबोस होता है, जबकि आरएनए में क्या होता है? केवल राइबोस शर्करा होता है। ठीक है, केवल राइबोस होता है। पहला चेंज यहाँ पे आता है और दूसरा चेंज यहाँ पे है कि जो यहाँ पे डीएनए पायरिमिडीन दो तरह का पाया जाता था, थाइमिन और साइटोसिन, तो इसमें क्या होता है? आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, थाइमिन के जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। बाकी सारा कुछ सेम होता है। यानी डीएनए का संरचना देखिएगा तो डीएनए की संरचना और आरएनए की संरचना सेम होगी, बनावट दोनों की एक तरह से होगी, एक ही तरह के तत्व होंगे। अंतर क्या होगा? जो शर्करा यहाँ पे डिऑक्सीराइबोस था उसमें राइबोस हो जाता है। सेकेंड परिवर्तन ये होता है कि जो पायरिमिडीन में, जो पायरिमिडीन नाइट्रोजनी क्षार है, तो डीएनए में यह थाइमिन और साइटोसिन के रूप में पाया जाता है, जबकि आरएनए में केवल यहाँ थाइमिन के जगह पे यूरेसिल हो जाता है। बाकी साइटोसिन वैसे ही होता है, ग्वानिन, एडेनिन, बाकी सारा कुछ सेम होता है। ठीक है, तो ये होता है। यहाँ तक आपको उम्मीद है मुझे समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मनुष्य के केंद्रक के अंदर, मनुष्य की कोशिका के केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर के बना होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से। प्रोटीन हिस्टोन का बना होता है, इसे हम छोड़ देते हैं, डिटेल में बाद में पढ़ना है। न्यूक्लिक अम्ल, दो जो न्यूक्लिक अम्ल है यह भी दो भागों में बटा होता है, डीएनए और आरएनए के रूप में। डीएनए शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजन क्षार का बना होता है, आरएनए भी उसी का बना होता है। अंतर क्या आता है देख लीजिए। शर्करा इसमें जो डीएनए में होता है वो डिऑक्सीराइबोस शर्करा होता है, फॉस्फेट होता है, नाइट्रोजन क्षार होता है। नाइट्रोजन क्षार फिर दो तरह के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन भी दो तरह का होता है, एडेनिन, ग्वानिन, और पायरिमिडिन भी दो तरह का होता है, थाइमिन, साइटोसिन। आरएनए में चेंज क्या होता है? बाकी सारा कुछ यही होता है, केवल यहाँ पे जो राइबोस है उसके जगह पे इसमें केवल राइबोस हो जाता है, और जहाँ पे ये थाइमिन है उसके जगह पे इसमें यूरेसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है डीएनए और आरएनए। तो अब आप डीएनए के बारे में समझ गए हैं। मैंने आपको बताया था कुछ जीवों में डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, जबकि कुछ जीवों में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बताऊंगा। ठीक है, इसका डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर बताऊंगा। आपको पता होगा कि डबल हेलिक्स संरचना होती है, मतलब ऐसे डीएनए होता है। फिर कैसे ये जो एडेनिन, और वास्तव में जो एडेनिन होता है, एडेनिन को ए से दिखाएं और थाइमिन को टी से दिखाएं, तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो इसे मैं सारा कुछ कितना डिग्री पे घुमा होता है, कितने न्यूक्लियोसाइड होते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जब डीएनए का संरचना मैं आपको बताऊंगा और उसके सारे गुण धर्म सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत है या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।